हाँ, तो जय हिंद मेरे प्यारे बबुआ लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त एकदम अच्छे से और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर और मेरा परिचय है मान सर। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, आपको जैसे कि पहले ही सब कुछ पता है कि गोविंद सर आपको मैथ्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विनय सर की फिजिक्स की क्लास ऑलरेडी चल रही है। केमिस्ट्री क्लास नहीं आ रही थी, बच्चों का कमेंट बार बार आ रहा था कि सर केमिस्ट्री क्लास कब से आएगी, कब से आएगी, कब आएगी। तो बच्चों थोड़ा सा मैं कुछ काम में बिजी था, कुछ दिक्कत थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं हो पा रही थी। अब कोशिश बिल्कुल की जाएगी कि आपको रेगुलर बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर ना हो सके तो 2-2, 3-3 दिन बाद, क्योंकि वन शॉट के रूप में हम आपके सामने लेकर अभी आने वाले हैं, तो आपको वीडियोस मिलती रहें जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी और बेहतरीन होती रहे। तो सबसे पहले बाबू लोग, चलो आप लोग बताओ कि आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे हैं? अगर अच्छे हैं तो एक थम्स अप बनाओ भैया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और दूसरी बात, पहले वीडियो को शेयर करके आओ, बढ़िया से एकदम अच्छे से वीडियो को शेयर करके आइए, क्योंकि वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं, जो आपके यार दोस्त मित्र बहनें आपके साथ जो भी हैं भैया, सभी के पास आप पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि अब करियर एकेडमी वाले मान सर आ गए हैं। ठीक है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने भैया बेहतरीन सा एकदम, जैसे बोलते नहीं कि लबाबदार एक एक लेक्चर लेकर आएंगे और वन शॉट में चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बच्चों चलो हम लोग क्या करेंगे, आज का जो ये हमारा प्यारा सा लेक्चर है, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, ठंडी बहुत पड़ रही है भैया, तो आराम से अपने आप को सेव करिए। सेव करके बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को सेव किए रहेंगे तभी तो आप पढ़ पाएंगे, तभी तो आप रह पाएंगे। तो हाँ ठीक है, थोड़ा अपने आप को ढक कर बढ़िया से पेन और कॉपी जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि बिना पेन और कॉपी के मजा नहीं आने वाला है। तैयारी तो आप पूरा साल कर रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा आप कर नहीं पाए हो, या जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, या अगर मैं बात करूं, जो बच्चे बिल्कुल लग रहा है कि अभी मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आप बिल्कुल डरे ना, हमारे ऊपर आप विश्वास रखें। हम आपकी तैयारी उस लेवल तक की करवा देंगे कि आपका केमिस्ट्री में 90 से 92 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जितनी बात हम आपसे करेंगे उतनी बात आपको हमारे साथ मिलकर करनी है, और साथ साथ में कदम से कदम मिलाकर हमारे चलना है। ठीक बच्चों, हाँ तो मैं आपको ये कह रहा था कि आप वीडियो शेयर करके आओ बाबू, उसके बाद आप क्लास में जुड़ो। ठीक है, आज हम भैया ये जो आज का हमारा जो प्यारा सा लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं बाबू, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो भैया यूनिट नंबर 1 है फिजिकल केमिस्ट्री का, विलेयन चैप्टर। कौन सा भैया? विलेयन चैप्टर। और विलेयन चैप्टर आपको पता है कौन सी यूनिट है? तो ये भैया हमारी फर्स्ट यूनिट है। कौन सी यूनिट है बाबू? फर्स्ट यूनिट। आज हम लोग भैया फर्स्ट यूनिट में क्या करने वाले हैं, वन शॉट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बाबू? वन शॉट करने वाले हैं। अगर भैया हमारी आवाज और वीडियो दोनों चीज, अगर मैं ऑडियोबल एंड विजुअल अगर हम दोनों हो रहे हैं, तो आप पहले एक थम्स अप बनाकर भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाए कि मैं आपको सही से सुनाई दे रहा हूं और सही से सुनाई पड़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये वन शॉट होने वाला है। इस वन शॉट में हम क्या बात करने वाले हैं, कैसे हमारा अप्रोच रहने वाला है, आइए हम आज आपको बताते हैं। देखो भैया, एक यूनिट का आपको 2 वीडियो मिलेगा। एक वीडियो में हम पूरा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में हम पूरा न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री बिना न्यूमेरिकल के कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझे रहोगे तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो बच्चों आइए हम अपने इस प्यारे से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और नई एनर्जी नई जोश के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो बच्चा शुरुआत से अंत तक जुड़ा रहेगा वो देखेगा जरूर कि इस चैप्टर को एकदम मक्खन बना कर जाएगा। ठीक है ना, इस चैप्टर में जो उसको दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आज जड़ से एकदम से खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों, आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, पहले एक एक बात को आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक हमारा है भैया मोलरता। मोलरता के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है मोललता। ठीक है, फिर हमारा है भैया मोल प्रभाज या मोल अंश। आप लोग लगभग आप जान ही चुके होंगे, क्योंकि पूरे साल से आप पढ़ाई करते चले आ रहे हो कि कितने इंपॉर्टेंट हमारे ये तीनों टॉपिक हैं। ये हर बार किसी ना किसी सेट में जरूर, और कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि 3-3, 4-4 सेट में ये रिपीटेड होता रहता है। ठीक है,
हेनरी का नियम तथा इसकी सीमाएं व उसके अनुप्रयोग हम पूरा पढ़ने वाले हैं भैया डिटेल में अच्छे से। फिर राउल्ट का नियम पढ़ेंगे और उसकी सीमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर भैया हम पढ़ेंगे अणुसंघ गुणधर्म, ठीक है ना। अणुसंघ गुणधर्म में भैया हम लोग देखेंगे कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और परासरण दाब, ठीक है ना। ये सब किस में आते हैं भैया हमारे, ये सब हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं, जिनको हम लोग अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। और सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे भैया वान ठाप गुणांक। और वान ठाप गुणांक पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और अच्छे से हर एक बात को हम डिटेल कर लेंगे, ठीक है। चलो तो फिर हम आशा करते हैं कि आप वीडियो को शेयर कर चुके होंगे और हमारे साथ आप लोग जुड़े होंगे, ठीक है। तो आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है भैया वो क्या है, वो है मोलरता। क्या है बाबू, मोलरता। सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी है उसको आप ध्यान मत दीजिए, आपको मैं कंसेप्ट बेस आपकी मैं पढ़ाई कराऊंगा, तो आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो बाबू, मैं आपके सामने यहाँ पर एक बीकर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बाबू, बीकर। और इस बीकर में कुछ भरा हुआ है, ठीक है ना। इस बीकर में कुछ भरा हुआ है। अच्छा, कुछ भरा होने का मतलब क्या हो सकता है ये, अब सिंपल सी बात है, इसमें अगर कुछ भरा हुआ है तो इसका हम नाम दे रहे हैं कि ये है विलयन। क्या है भैया, विलयन। अब विलयन क्या होता है थोड़ा इसके बारे में सुन लो। विलयन होता है भैया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो अवयवी कण हैं वो अलग अलग दिखाई ना दें, समझ में ना आए कि क्या क्या चीजें इसमें मिलाई गई हैं। हम जितनी भी चीजें खाते पीते हैं भैया, सब कुछ अगर देखा जाए लगभग तो सब कुछ विलयन ही है, ठीक है। तो बच्चों मैंने कहा कि ये विलयन है और ये विलयन की जो क्वांटिटी है वो है 1 लीटर। क्या है भैया, 1 लीटर, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम भैया मिला रहे हैं विलेय। क्या मिला रहे हैं, विलेय। अब विलेय के हम क्या मिला रहे हैं, मोल। क्या मिला रहे हैं बाबू, विलेय के मोल मिला रहे हैं, ठीक है ना। विलेय के मोल मिला रहे हैं, ठीक है। हम क्या बताएंगे, देखो समझो ध्यान से। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले मोलों के, घुले विलेय के मोलों की संख्या, घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मोलरता कहते हैं। अच्छा, अब आप समझो ध्यान से, देखो आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है। अब थ्योरी क्या लिखी है बाबू, उसको आप अच्छे से देखो कि मोलरता क्या होता है भैया, एकदम अच्छे से देखो, क्लियर हो रहा होगा कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, कैपिटल एम से, ठीक है ना। आइए अब थ्योरी अकेले पढ़ने से तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला बनाते हैं कैसे ये लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आओ एक एक बात को हम समझते हैं। देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है। देखो भैया, मोलरता, मोलरता। अच्छा, मोलरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं बाबू, मोलैरिटी, ठीक है। मोलरता बराबर होता है, अगर हम देखें तो विलेय के साथ साथ लिखते रहिएगा बाबू, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें भैया, लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मोल कैसे निकाला जाता है। देखो भैया, मोल जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है भार बटे अणुभार से। लिखते रहिएगा एक एक बात, क्योंकि आप इससे अच्छा आपको विलयन चैप्टर का 1 शॉट मिलने वाला नहीं है। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। यहां पर बाबू क्या करते हैं, मोल जब निकालते हैं तो निकाला जाता है भार बटे अणुभार से। भार आपको दिया गया होगा और जो विलेय होगा उसका अणुभार हम निकाल लेंगे। जब न्यूमेरिकल कराएंगे आपको तो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। मोलरता को भैया देखो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से।
ठीक बाबू, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से, ठीक है ना। विलेय के मोलों की संख्या को देखो यहाँ पर बता देते हैं, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से भैया, और भार को स्मॉल डब्ल्यू से, और अणुभार को स्मॉल एम से। स्मॉल एम या कैपिटल एम कुछ भी आप सिंबल दे सकते हो, ठीक है। तो देखो विलेय के मोलों की संख्या मतलब क्या हो जाएगा? भार बटे अणुभार, मतलब डब्ल्यू बटे एम, डब्ल्यू बटे एम, और बटे में क्या है? विलयन का आयतन। विलयन के आयतन को किससे डिनोट करते हो? वी से। किससे डिनोट करते हो? वी से। अगर भैया ml में लेंगे तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ठीक है। तो अगर ml में लिखेंगे भैया तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा फाइनली जो फार्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू वी। किसमें भैया? ml में। किसमें? ml में, ठीक है ना। यही हमारा क्या है? मेन इसका फार्मूला है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये हो गई। अब आओ इसका हम इकाई निकाल लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो भैया जो इसका मात्रक होता है, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे एकदम साफ साफ आप लोग लिखोगे। इसका जो मात्रक होता है, ऊपर आपने लिया है क्या? भार। क्या लिया है? भार। भार को अगर देखा जाए भैया तो किसमें मापते हो? अगर भार को देखा जाए तो किसमें मापते हो? देखो मोल में। देखो लिखे ना, मोल बराबर क्या लिखे हो? भार बटे अणुभार, ठीक है ना। तो ऊपर तो हो जाएगा बाबू मोल, और प्रति नीचे क्या लिए हो? लीटर लिए हो, तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। या इसकी एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर, ठीक है ना। लिखते रहेंगे साथ साथ में। अब एक एक चीज को आप समझ लो। स्मॉल एम भैया क्या है? स्मॉल एम है मोलरता। क्या है बाबू? मोलरता, ठीक है ना। स्मॉल डब्ल्यू का है विलेय का भार। किसका भार भैया? विलेय का भार, ठीक है। चलो और आगे देख लो। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम है विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। और क्या बचा भैया? वी। वी क्या है? वी है भैया आयतन। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? मोलरता के बारे में। आई होप आपको तो अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। मैं साइड होता हूं बाबू, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आइए हम अपने दूसरे टॉपिक चलते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसी से मिलता जुलता, जिसका नाम है बबुआ मोललता। क्या नाम है? मोललता। अब मोललता को बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं बाबू? मोलैलिटी। देखो यहीं पर लिखता हूं, मोलैलिटी। इसको बोलते हैं भैया मोलैलिटी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। अब इसको भी आप समझो। देखो अंतर क्या है? उसमें आप लिए थे 1 लीटर विलयन। क्या लिए थे? 1 लीटर विलयन। इसमें आप ले गए 1 किलो विलायक। क्या लोगे? 1 किलोग्राम विलायक। कितना अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। चलो और डायरेक्ट देखो थ्योरी समझते हैं और फटाफट इन सब चीजों को, आसान है तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं भैया? मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? स्मॉल एम से। चलो आओ देखो भैया, आलस नहीं दिखाना, क्लास में एनर्जी के साथ बने रहो, क्योंकि आपको ना जब तक एनर्जी नहीं आएगी वो कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा ही नहीं। तो एनर्जी को मेंटेन करके रखना है। क्या बताया भैया? चलो आओ इसका जो फार्मूला बनाएंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। मोललता क्या बोलते हैं भैया? मोललता बराबर जैसे उसमें लिखे थे मोलरता में उसे लिख दो, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लिखेंगे भैया? यहां पर आपकी लिखेंगे विलायक का भार। किसमें भैया? किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में। आपको पता है, चूंकि आप जानते हो कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, है ना भैया? हाँ चलो, भार बटे अणुभार होता है। मोल को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। स्मॉल एन इज इक्वल टू
स्मॉल w अपॉन स्मॉल m हो जाता है बाबू, है ना। आओ इसी तरीके से सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर करते हैं। इसको भैया मोललता को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। विलेय के मोलों की संख्या को लिखेंगे स्मॉल w बटे स्मॉल m। विलायक का भार भैया जो होता है इसको दर्शाएंगे कैपिटल W से, ठीक है ना। केजी में है, अगर ग्राम में लेंगे, किस में लेंगे, ग्राम में, तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा फार्मूला बनेगा स्मॉल m बराबर बनेगा स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W, किसमें भैया, ग्राम में। ये हमारा फाइनली जाकर मोललता का फार्मूला बनकर आ गया। चलो भैया एक एक बात को लिख लेते हैं, सबको समझ लेते हैं। स्मॉल m क्या है, ठीक है ना, स्मॉल w क्या है, बार बार लिखो सब चीज क्लियर हो जाएंगी। फिर एक बार स्मॉल m यूज किए हैं, फिर एक बार कैपिटल W यूज किए हैं। ये जो पहला स्मॉल m है भैया, इसका नाम है मोललता। का नाम बाबू, मोललता। क्या नाम है भैया, मोललता, ठीक है ना। चलो इसका नाम मोललता। स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है भैया विलेय का भार, लिख दिए भैया, आप ध्यान दिए होगे। स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, साथ साथ लिखते रहो बाबू, विलेय का अणुभार। चलो कैपिटल W क्या है, तो ये है विलायक का भार, विलायक का भार। आई होप ये सारी चीजें आपके सामने भैया एकदम अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। मैं साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट मारो, उसके बाद आगे काम चले, ठीक है। चलो बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया एक न्यूमेरिकल, या तो यही पूरा पूरा ऐसे टॉपिक डिट्टो आपके सामने छपने वाला है, ठीक है। देखो भैया ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है मोल प्रभाज, या इसी को बोलते हैं मोल अंश। चाहे ये मोल अंश के नाम से पूछ ले और चाहे मोल प्रभाज के नाम से पूछ ले। अब ये तो भैया डिपेंड करेगा उतनी टाइम कि किस तरीके का क्वेश्चन ये कर रहा है ना। तो दोनों का नाम आप जानते रहो कि इसका नाम मोल प्रभाज और मोल अंश दोनों है ना। चलो आओ देखते हैं एक एक चीज को। इसमें क्या होता है, इसमें भैया दो कंपोनेंट्स लिया जाता है। कितने कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स लिए जाते हैं। जैसे देखो समझना, यहाँ पर मैंने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हम सपोज कर लेते हैं कि भैया इसमें दो कंपोनेंट्स भरे हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। एक कंपोनेंट मतलब पहले घटक का नाम है ए और दूसरे घटक का नाम है बी। अब आप ध्यान से समझना बाबू, ये जो घटक ए है, ये जो घटक ए है इसके मोलों की संख्या को हम दर्शाएंगे Na से, और जो घटक बी है इसके मोलों की संख्या को हम दर्शाएंगे Nb से, ठीक है ना। आप समझो जिसकी हम बात करेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं घटक ए की, किसकी बात कर रहा हूं, घटक ए की, तो घटक ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, घटक ए के मोलों की संख्या के अनुपात और कुल मोलों की संख्या को जब मिला दिया जाता है तो क्या बोल दिया जाता है, उसी को मोल प्रभाज या मोल अंश। एकदम आसानी समझने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। और आपको पता है कि किसी भी विलयन में दो चीजें, दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जिसकी मात्रा कम उसको विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा ज्यादा उसे क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक बाबू। देखो यहाँ पर लिखा है किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या, विलयन में जिस घटक की मैं बात करूंगा उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या। कुल मतलब जितने हैं, Na प्लस Nb, दो घटक हैं, एक Na मतलब ए के मोलों की संख्या और प्लस बी के मोलों की संख्या, Na प्लस Nb के क्या होता है, संख्या के अनुपात के बराबर होता है। आओ एक एक बात को बाबू अच्छे से क्लियर किया जाए कि ये क्या होता है। देखो भैया जो मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज या इसी को बोलते हैं मोल अंश। कॉन्सेंट्रेट यहीं पर रहना बाबू, नहीं तो भी निकल जाएगा बगल से। इसी को बोलते हैं बाबू इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बाबूआ, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये क्या होता है, अगर मैं जैसे मैं बात कर रहा हूं मोल प्रभाज ए का, मोल प्रभाज किसका, मोल प्रभाज ए का, तो भैया ए का जो मोल प्रभाज से काई से डिनोट करते हैं, किससे, काई से। काई ए क्या है, काई ए, क्योंकि मैं ए का मोल प्रभाज निकाल रहा हूं तो हम लिखेंगे ए के, घटक ए के
मोलों की संख्या, घटक ए के मोलों की संख्या बटे घटक, यहां पर भी घटक लिख देता हूं बाबू, समझ जाना, घटक ए के मोलों की संख्या प्लस घटक बी के मोलों की संख्या। ठीक है, चलो काई ए ही निकाल रहे हैं तो काई ए बराबर घटक ए के मोलों की संख्या को दिखाएंगे यानी ए से अपॉन घटक ए के मोलों की संख्या को यानी ए से और प्लस घटक बी के मोलों की संख्या को यानी बी से। ये हमारा एक फार्मूला बन गया जब हम ए के लिए बात करेंगे तो। ठीक है ना, अगर मैं बी का निकालूंगा, देखो भैया काई बी, ठीक है ना, घटक बी के लिए अगर मैं मोल प्रभाव निकाल रहा हूं तो भैया काई बी बराबर हो जाएगा, ऊपर कहा जाएगा एन बी, मतलब घटक बी के मोलों की संख्या और बटे कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी। ठीक है भैया, ये आपके सामने रहा मोल प्रभाज, ठीक है ना, या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आओ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी मैं आपके सामने एकदम अच्छे से क्लियर कर देता हूं। पहली चीज तो भैया जो मोल प्रभाज होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ये भैया ये होता है यूनिटलेस, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है ना, दूसरी चीज अगर मैं नोट नंबर 2 की बात करूं, नोट नंबर 2 की, तो भैया अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। बहुत न्यूमेरिकल में काम आता है भैया, ठीक है ना, इस बात को आप समझ चलिए। अब आपके सामने देखो दिखा देता हूं कैसे प्रूफ होता है। काई ए प्लस काई बी बराबर 1 अगर प्रूफ किया जाए तो काई ए का मान क्या है, एन ए प्लस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और प्लस काई बी क्या है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर इनको मैं ऐड करता हूं, एलसीएम लूंगा भैया इनका, तो एलसीएम नीचे आएगा एन ए प्लस एन बी और ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, और एन ए प्लस एन बी कट के क्या आ जाएगा, 1। तो आप देखा आपके सामने कि प्रूफ हो गया ये। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये भी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। मैं साइड हटता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे आएंगे बबुआ, तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। आहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहें लिया सर जी ये सब भैया। देखो अब हेनरी का नियम पढ़ेंगे, इसकी सीमाएं पढ़ेंगे और इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। लगे रहना, जुटे रहना, जो बच्चा लगा रहेगा लास्ट में उसके लिए कुछ और भी चीजें हमारे पास हैं जो कि उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों थोड़ा सा, बहुत दिन बाद आज मैं क्लास ले रहा हूं तो वो रिदम आपको नहीं दिख रहा होगा जिस रिदम के साथ हम आपको पढ़ाते हैं, लेकिन विश्वास रखिए कि बहुत जल्द मैं अपने पूरी वही एनर्जी के साथ जिस लेवल का मैं आपको पढ़ाता था उसी लेवल के मैं आपको कंटेंट देने के लिए बहुत जल्द तैयार हो जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं अब हेनरी के नियम तथा इसकी सीमाएं के बारे में और इसके अनुप्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले भैया हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, चलो और समझ लो। देखो हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या होगा, स्थिर होगा, टेम्परेचर बदलेगा नहीं। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। जैसे भैया सुनो, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ये देखो ये मैंने लिया एक बीकर, ठीक है ना, अब देखो यहां पर कह रहा है ना किसी गैस की द्रव में विलेयता, ये है द्रव, क्या है भैया, द्रव, कोई द्रव इस बीकर में भरा हुआ है। अब इसमें भैया हम कोई गैस मिला रहे हैं, जैसे हम ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ऑक्सीजन गैस हम इसमें क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ऑक्सीजन गैस इसमें मिला रहे हैं। तो भैया जो किसी गैस की द्रव विलेयता होगी ना, वो गैस के दाब के समानुपाती होगी, गैस के दाब के समानुपाती होगी। ठीक है ना, चलो जितना आप दाब लगाओगे उतनी ज्यादा क्या होगी, गैस उसमें द्रव में मिलती जाएगी। जितना आप दाब कम करते जाओगे गैस क्या होती जाएगी, कम मिलती जाएगी। ठीक है ना, तो क्या होता है भैया, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, घुलने की क्षमता को विलेयता कहते हैं, समानुपाती होती है किसके भैया, देखो गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के, गैस के दाब के
समानुपाती होती है। और इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख देते हैं भैया। तो गैस की द्रव में विलेयता को रिप्रेजेंट करते हैं यम से। यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के दाब को हम बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं बाबू? पी। जब हम क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो इसमें एक स्थिरांक आ जाएगा KH इंटू पी। ठीक है ना। चलो एक एक का मतलब समझ लो, और यही हमारा पहली चीज जान लो कि यही हमारा होता है हेनरी का नियम। यम बराबर KH इंटू पी। यम क्या है? अगर मैं यम आपसे पूछूं क्या है, तो गैस की द्रव में विलेयता है। यम है गैस की द्रव में विलेयता। बाबू एक एक बात को समझते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हेनरी का नियम आपसे पूछ लिया इतना तो आपको सब कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। KH क्या है? तो KH है भैया हेनरी स्थिरांक। क्या होता है? हेनरी स्थिरांक। P क्या है? देखो P आपके सामने लिखा है ना, गैस का दाब है, प्रेशर है, गैस का दाब। बस इतनी सी बात। अगर हेनरी का नियम पूछेगा जितना लिखकर आप छोड़ देना, बाकी और इसमें कुछ मत करना आप। ठीक है बाबू। चलो ये आई होप क्लियर है। आओ इसकी सीमाएं और इसके अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। सीमाओं का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लो कि सीमाओं का मतलब होता क्या है। सीमाओं का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट है भैया, जैसे हमारी भारत की सरकार है, तो उसके कुछ लिमिट है, कुछ उसके नियम कानून है कि इतने इतने पर आपको काम करना है, उसके आगे आप नहीं जा सकते हो। ठीक है ना। उसी को हम लोग सीमाएं बोलते हैं, लिमिटेशंस जिसको आप लोग बोलते हो कि ये आपकी लिमिट है। जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी भी एक लिमिट है कि आपको टीचर से किस तरीके से बात करनी चाहिए, अपने माँ बाप से कैसे बात करना चाहिए। ठीक है ना। अपने माँ बाप का पैसा फर्जी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हर चीजों को समझ कर चलना चाहिए, तो वो आपकी लिमिट हो गई। ठीक बाबू। तो वही चीज हेनरी के नियम के भैया क्या है, कुछ सीमाएं हैं। चलो आओ उन सीमाओं को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से और समझ लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी सीमाएं हैं और क्या क्या इनके बारे में कहा गया है। देखो पहला है, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। अब भैया कुछ ऐसी गैसें होती हैं इनको आदर्श गैस कहा गया है, सबके लिए नहीं। जैसे हमारी भैया ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है ना। कुछ ही गैसें होती हैं इनको हम लोग आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है ना। ये उसी पर लागू होगा, ये नियम सब पर लागू नहीं होगा कि कोई भी गैस ले आओ और क्या करो, द्रव में आप प्रेशर देते जाओ और वो मिलती चली जाएगी तो वहां पर हेनरी का नियम काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है भैया कि यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। फिर दूसरा है, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जो गैस की विलेयता है भैया वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो गैस की विलेयता है वो बहुत अधिक नहीं। अगर भैया पूरी पूरी गैस अगर मिल ही गई उसमें, देखो गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अब भैया ऐसी गैस ले लिए कि जो गई द्रव में और पूरी तरीके से मिल ही गई, तब भी वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। फिर इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। जो आप विलयन लिए हो उसका ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। एक ताप उसका मेंटेन हो चाहिए, टेम्परेचर जो हो चाहिए ना एकदम मेंटेन होना चाहिए, तभी जाकर हेनरी का नियम उस पर लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। और चौथा क्या है भैया, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इस बात को ध्यान रखना कि ये जो भैया नियम है उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो विलायक से क्रिया नहीं करती। अगर विलायक से क्रिया कर लेगी, विलायक से क्रिया कर लेगी तो भैया कहां वो दबेगी, कहां उसमें भरी रह जाएगी। ठीक है ना। चलो इस बात को आपने अच्छे से समझा। अब आओ देखो मैं आपको बताता हूं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग कहां कहां इसका यूज होता है। तो पहला चीज है भैया शीतल, देखो शीतल पेय पदार्थ में। ठीक है ना। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है बाबू, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं। शीतल यहां पर रहेगा पेय, शीतल पेय पदार्थ में ठंडा, जैसे ठंडा पीते हो, जैसे कोको कोला हो गया, स्प्राइट हो गई। ठीक है ना। ये सब चीजों में क्या होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर भरी होती है। ठीक है। जैसे हेनरी का नियम यहाँ पे कैसे लागू होता है मैं आपको बताता हूं। देखो जो उसमें लिक्विड भरा है द्रव, वो द्रव है। जो उसमें गैस भरी गई है और बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के, मैंने आपको बताया ना कि जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस की द्रव में विलेयता होगी, है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड भैया उसमें भरा है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर भरा है। जैसे आप लोग क्या करो कि अगर आप देखो जैसे स्प्राइट का बोतल लो और ऐसे ऐसे 2 बार ऐसे ऐसे उसको क्या करो आप घुमाओ, और अगर आप शायद उसका कैप खोल दो तो सब उड़ के बाहर हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है वो बहुत हाई प्रेशर भरी हुई है। ठीक है ना। तभी वो ठंडी है। ठीक है ना। हाई प्रेशर पर ना भरी होती तो फिर कोई मतलब उसका नहीं होता। ठीक है ना। चलो दूसरा था, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में। जो भैया
क्या होते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर जाते हैं भैया जो लोग, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन टैंक में भी क्या करते हैं, किसका नियम लागू होता है, हेनरी का नियम लागू होता है, क्योंकि वहां पर भैया सिंपल सी बात है, प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर अगर कम होगा तो सिंपल सी बात है कि भैया फिर क्या बोलते हैं, गैस हमारी कम हो जाएगी, तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और गैस की विलेयता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना। समुद्री गोताखोर जो होते हैं उनके द्वारा भी हेनरी का प्रयोग किया जाता है, हेनरी के नियम का भैया। ठीक है ना। डुबकी लगा लेते हैं बाबू, ठीक है ना, और ऑक्सीजन गैस वगैरह अपना सब कुछ क्या करते रहते हैं, आराम से ट्राई करते रहते हैं और यूज करते रहते हैं। तो इतने भैया आपके क्या हो गए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो गए। आई होप आपको बच्चों एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के टॉपिक आने वाले हैं। चलो भैया अब हम आगे आएंगे, तो लो भैया राउल्ट का नियम, ये सब भैया ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो इतनी मजा देने वाले हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी मजा आने वाली है। आओ बच्चों हर एक बात को समझते हैं और बात को समझकर अच्छे से हर एक टॉपिक को मक्खन करते हुए चलते हैं। हाँ भैया ध्यान दो, राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं, है ना। राउल्ट का नियम भैया देखो, राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ऐसा पदार्थ मिलाया जेमा वाष्प ना निकलत होए, ठीक है ना, अवाष्पशील हो, जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, ये अवाष्पशील होते हैं। ठीक है ना। क्या हुआ, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज आपको ऊपर बता दिए हैं। देखो क्या कह रहा है भैया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर, क्या भैया, किसी पदार्थ में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्या होता है, उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब कमी, उसके वाष्प दाब में जो कमी आ जाती है, उसके वाष्प दाब में जो कमी आ जाती है वो उसके मोल प्रभाज के बराबर होती है ना बच्चों। आओ क्लियर करते हैं एक एक बात को अच्छे से। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है भैया वो समानुपाती होता है किसके, विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश के। आओ इसको थोड़ा अच्छे से बताते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्या होता है। ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है इसका फार्मूला होता है भैया पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या होता है भैया, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है या समानुपाती होता है। यहाँ पर बाबू अगर मैं बराबर लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, इसको आप बराबर कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा हमको बैठाना पड़ता है। अब ऊपर मैं लिख दे रहा हूं स्मॉल एन और नीचे में लिख दे रहा हूं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब स्मॉल एन और कैपिटल एन सर जी क्या लिखा, हाँ ये क्या है, विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज। तो विलेय क्या होता है, विलेय भैया जिसकी मात्रा कम उसको मैंने एन से डिनोट कर दिया, ठीक है ना, और जिसकी मात्रा ज्यादा उसको मैंने कैपिटल एन से विलायक का मैंने कर दिया। तो ये क्या है, ये विलेय के मोल हैं और ये कुल मोल हैं। कुल मोल मतलब ये विलेय के मोल प्लस ये विलायक के मोल। अब भैया ये तो हो गया, चलो आपका फार्मूला ये समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बताइए अगर विलयन तनु हो तो राउल्ट का नियम क्या होगा। तो सुनो यहाँ पर लिखते हैं, यदि तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम जो बनता है भैया वो बनता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, देखो अब ये होता क्या है कि ये जो n है ये तनु विलयन के लिए कैपिटल N से इतना छोटा हो जाता है कि ना पूछो। इसलिए भैया इसको हम लोग लिख देते हैं स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। किसके लिए, तनु विलयन के लिए, और तनु विलयन के लिए ही राउल्ट का नियम काम भी करता है। आओ मैं बताता हूं, आपको पता है, चूंकि आप जानते हो कि मोल बराबर होता है गिवन मास अपान मोलर मास, है ना, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। ठीक है, इसलिए बच्चों हम आइए यहाँ पर लगाते हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से इस फार्मूले को एक्सप्लोर करते हैं।
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, अगर स्मॉल में है तो इसको सब स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन है ना, तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। थोड़ा चलो और इसको एक्सप्लोर करके लिख देते हैं बबुआ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू ऊपर जाएगा पलट के तो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये जाकर हमारा पूरी तरीके से बना राउल्ट का नियम। एक एक चीज लिख लो, लिखो जहां हर चीज को लिखो, पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है और कैपिटल एम क्या है। तो भैया जो पी नॉट है ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो आपने विलायक लिया था उसका वाष्प दाब है। पीएस क्या है, पीएस भैया है विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन बना है ना, क्योंकि इसमें अवाष्पशील कोई पदार्थ आप मिलाए हो तो ये उसका वाष्प दाब है। ठीक बच्चों, स्मॉल डब्ल्यू का है विलेय का भार, विलेय का भार। ठीक है, स्मॉल एम क्या है, ये है भैया विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अच्छा बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू का है, ये है बाबू विलायक का भार, का है भैया विलायक का भार। कैपिटल एम क्या है, इधर थोड़ा बगल में लिख देता हूं बबुआ, विलायक का अणुभार। ठीक है, किसके लिए लिखा हूं, कैपिटल एम के लिए। ठीक है ना बच्चों, में थोड़ा साइज होता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इतना भैया हमारा होता है राउल्ट का नियम। ठीक है, आओ चलो उसकी सीमाओं के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं भैया। अब राउल्ट के नियम की जो सीमाएं होती हैं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट समय दो, एक मिनट। चलो देखो प्यारे साथियों, क्या होता है राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं, ये कहां कहां तक काम करेगा, अब इस बात को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। चलो देखो, राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। विलयन कैसा होगा, तनु होगा, तभी राउल्ट का नियम काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, सांद्र विलयन पर काम नहीं करता है। ठीक है ना, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। आप इस बात को भी समझ लो, ये जो राउल्ट का नियम होता है ना, ये केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ, कोई अगर ऐसा विलेय पदार्थ आप ले जो वाष्पशील है, उस पर राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। तो राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। तीसरा है विद्युत अपघट्यों के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। अगर आपने ऐसा कोई पदार्थ ले लिया, जैसे आपने ले लिया NaCl, तो NaCl भैया जो ये विद्युत अपघट्य है, क्योंकि ये Na पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। तो वैसे नहीं, इसमें वैद्युत अनपघट्य पदार्थ होना चाहिए, वैद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए भैया। जैसे आपने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको आपने तोड़ा तो 2H आयन और प्लस SO4 - 2 आयन में टूट जाता है। तो इसको सबको आपको नहीं लेना है, ऐसा पदार्थ लेना है जो कैसा हो, आपको वो वैद्युत अनपघट्य हो, वैद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। जो पदार्थ विलयन में वियोजित होते हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। ये भी सुन लो, ऐसे पदार्थ जो विलयन में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं आयनों में, ठीक है ना, उस पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। चलो बच्चों, स्टार्ट होता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब भैया हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि भैया इस चैप्टर का अगर मैं कहूँ ना रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ना बहुत जबरदस्त और बहुत उम्दा ये काम करते हैं। चलो आओ इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसका नाम है भैया अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। का नाम है बाबू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्य गुणधर्म का होता है, अब पहले इसके बारे में आप समझ लो क्या होता है भैया अणुसंख्य गुणधर्म। देखो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखा हूं कि किसी विलयन का वह गुण जो विलेय की संख्या पर निर्भर करता है। जो विलेय है, विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम, विलयन में जिसकी मात्रा कम, उसको बोलेंगे विलेय। ठीक है, तो क्या बोल रहे भैया, किसी विलयन का वह गुण जो विलेय की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर, क्या कहलाता है,
अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। उसकी प्रकृति से इसको कोई लेना देना नहीं है कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि क्या है, इससे सबसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो किसके साथ मिला है, किसके साथ नहीं मिला है, इन सब चीजों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। केवल उसको मतलब किसका है कि भैया किसी विलयन का वाहक गुण जो विलेय की संख्या पर निर्भर करेगा, किस तरीके का विलेय आप इसमें मिला रहे हो उसी की संख्या पर ये निर्भर करेगा। उसी को हम लोग बोल देंगे अणु संख्या। अणु संख्या देखो, अणुओं की संख्या मतलब विलेय की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी को बोल देंगे अणु संख्या गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो भैया एक एक बात को क्लियर करते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा भैया ये क्वथनांक क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना। उन्नयन मतलब क्या होता है? बढ़ना। उन्नयन मतलब होता है बढ़ना, ठीक है ना। एलिवेशन, देखो इंग्लिश इसका जान लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर दूसरा हमारा है हिमांक में अवनमन। अच्छा अब देखो भैया क्वथनांक और हिमांक, अब ये हिमांक जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, तो भैया ये क्या है? ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक बाबू। फिर है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी मतलब वेपर प्रेशर, ठीक है ना। फिर सबसे लास्ट में हमारा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको भैया कहते हैं परासरण दाब। क्या कहते हैं? परासरण दाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा न्यूमेरिकल इससे कम पूछेगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से, लेकिन इनसे सबसे भैया हुमच के क्वेश्चन करता है, तो आपको हुमच के पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। आओ एक एक बात को हम और आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। चलो आगे चले। हाँ भैया आगे चलते हैं बबुआ। चलो आगे चलेंगे तो पहली जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, अणुसंख्य गुणधर्म है, उसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। क्या नाम है? क्वथनांक में उन्नयन। एनर्जी आ रही है। चलो अब गर्मी बढ़ेगी क्योंकि इस चैप्टर के हम लोग पीक पर पहुंच रहे हैं, और चैप्टर के पीक पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि भैया आप क्या कर दो, एकदम अच्छे से अपने आप को एक्सप्लोर कर दो, क्योंकि अब चैप्टर को हम एक्सप्लोर करने चल रहे हैं। चलो आओ देखते हैं। किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं। देखो उन्नयन मतलब बढ़ना, उन्नयन मतलब बढ़ना, उन्नयन मतलब बढ़ना, ठीक है ना। क्वथनांक में क्या हो जाए? बढ़ना। क्वथनांक क्या हो जाए? बढ़ना। अब भैया सुनो ध्यान से, क्या करेंगे? किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय मिला देंगे। क्या मिलाएंगे? कोई आवासशील विलेय मिलाएंगे। आवासशील विलेय मिलाने का मतलब क्या हुआ? आहा, चलो बताए थे मैं आपको कि ऐसा पदार्थ जिसमें वाष्प ना निकले उसको बोलते हैं आवासशील, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका ग्लूकोज हो गया, क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, ठीक है ना। इन सब चीजों को जैसे मिलाएंगे भैया ना, तो क्या हो गया? जैसे यूरिया हो गई, इन सब चीजों को मिलाएंगे तो ये आवासशील पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो हो गया हमने किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं भैया? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है ना। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया? डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है ना। डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। आओ बाबू इसका मैं आपको सूत्र बताता हूं। सूत्र का होता है, चलो देखो भैया, डेल्टा टीबी मतलब कि डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक में उन्नयन का होता है भैया T2 माइनस T1। पहला सूत्र लिख लो, बहुत काम देगा। अब भैया आपको दो क्या दिए रहेंगे? टेम्परेचर ऐसे दिए रहेंगे, ठीक है ना। क्या होता है अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ये डिग्री सेल्सियस में कर दिया होगा तब भी आपको इसको केल्विन में चेंज कर लेना है। अगर कोई चीज आपको डिग्री सेल्सियस में दी है और उसको केल्विन में बदलना है तो आपको 273 जोड़ देना है। कितना? 273 जोड़ देना है, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सब बच्चों को पता रहता है सब चीजें, ठीक है। 273 जोड़ देना है। एक और इसका फॉर्मूला बनता है भैया, डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू स्मॉल एम। अब लीजिए भैया ये क्या है? स्मॉल एम क्या बताता है? तो डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू स्मॉल एम जो है ये बाबू हमको क्या बताता है? आओ एक एक बात को और अच्छे समझते हैं। स्मॉल एम जो है, स्मॉल एम हमारा है मोललता,
का है मोललता। ठीक है, चलो और अच्छे से इसको अगर मैं डीप में ले जाता हूं आपको, तो और मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। पहली चीज तो डेल्टा टीबी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा भैया, क्वथनांक में उन्नयन बराबर ये क्या है? इसको बोलते हैं भैया मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक इनटू एम। क्या है? एम है मोललता। क्या है बाबू? मोललता। चलो आओ और अच्छे से इसको मैं डिटेल में ले चलता हूं। ये तो मैं अभी आपके सामने धीरे धीरे थोड़ा एक्सप्लोरेशन में जा रहा हूं। ठीक है, चलो अब आपको पता है कि मोललता का जो सूत्र होता है, अभी पहले ही आप अभी जब हम लोग बताए थे ना दूसरा टॉपिक, उसमें हम लोग बना चुके हैं। क्या बनेगा? डेल्टा टीबी बराबर के बी तो वैसे ही रहेगा इनटू, अब जो यम होता है, यम में आपने लिखा था स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्लू गुणे 1000। यही तो लिखे थे ना बाबू? हाँ सर, यही लिखे थे। ठीक है, बस थोड़ा इसी को मिला के लिख दो। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, और इसको एक डिब्बा में बंद कर दो, है ना। आओ एक एक का मतलब मैं आपको समझा दूं। डेल्टा टीबी क्या है? तो डेल्टा टीबी है भैया क्वथनांक में उन्नयन। न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा, इसलिए बाबू इसको लिखते रहो। जितना मैं आपको लिखवा रहा हूं हर एक बात को समझते चलो। के बी क्या है? के बी है मेरा बचवा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। हाँ बचवा, वो भी आ गया पढ़त पढ़त, बहुत मारब तो का। स्मॉल डब्लू का है, चलो स्मॉल डब्लू है विलेय का भार। का बोलते हैं बाबू? विलेय का भार। आगे चलो, स्मॉल एम क्या है? इतनी बार लिख चुके हैं इसको ना कि हाथ घिस गया। विलेय का अणु भार। तब अबे तोहार जीव नहीं लागत है पढ़े में, बतावा। कैपिटल डब्लू का वा विलायक का भार। का है? विलायक का भार। सब तो लिख दिया आपके सामने। ये रहा आपका क्वथनांक में उन्नयन। बधाई हो आपको, आपने क्वथनांक में उन्नयन सीख लिया। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़े। हाँ, अब हम आ गए हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन जैसे कहते हैं डिप्रेशन में चला गए। डिप्रेशन में जाके मतलब जानता है ना कावा, कि जिंदगी में हम नीचे जा रहे हैं, है ना। एलिवेशन मतलब उन्नयन, आगे ऊपर बढ़ रहे हैं। अवनमन नीचे जा रहे हैं, है ना। तो भैया बात आ गई अवनमन की, तो हिमांक में अवनमन। चलो फटाक से देखो, जल्दी से करते हैं। क्या मतलब है टाइम लगाने का? किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोल देने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में क्या कहते हैं? अवनमन। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट में का आ जाए कमी। जैसे कौनो भैया, जैसे जल है, जल जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें कमी आ जाए, उसमें कमी आ जाए, मतलब माइनस में और चला जाए, वो क्या बोल देंगे? उसी को बोल देंगे हिमांक में अवनमन। बहुत सिंपल सी बात है। किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को ही क्या बोल देते हैं? हिमांक का अवनमन कह देते हैं। ये सब तो रट गई तो का यार, कितनी बार पढ़ गया। चला अब इसका फार्मूला बनाते हैं आपके सामने फटाक से। इसे लिख देता हूं, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ईलो चलो, डेल्टा टीएफ बराबर, डेल्टा टीएफ बराबर एफ का है लिया गुरुजी। एफ ए बरेली ना कि आपकी फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, उस बार बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते थे, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा के एफ इंटू एम। चलो बढ़िया सूत्र बनाते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर के एफ को के एफ रहने दो, एम को लिखो स्मॉल डब्ल्यू गुड़े 1000 बटे स्मॉल एम गुड़े आहा कैपिटल डब्ल्यू। आता है मास्टर वह सन का है का यार, दिमाग लगा है बहुत मारब एम बुद्धि ले गया। तो चलो डेल्टा टी एफ के एफ स्मॉल डब्ल्यू और क्या है स्मॉल एम, सबको मैं बता चुका हूं कैपिटल डब्ल्यू। चलो
डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ है हिमांक में अवनमन। साथ साथ लिखते रहो, पेन रुकनी नहीं चाहिए। हिमांक में अवनमन, नमन नमन करते हैं आपको। के एफ क्या है? मोलल मोलल अवनमन स्थिरांक। ये न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू दी रहती है, मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, क्या यार छोटी बात करते हो। स्मॉल एम विलेय का अणु भार। कैपिटल डब्ल्यू का है? विलायक का भार। वही हाल है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। अरे देख लो क्या करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बबुआ, फिर आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आ गया परासरण दाब। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इसका जरूरी है फार्मूला। थ्योरी बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ये लो, ये क्या हो गया, बिना मतलब की चीजें सामने आ जाती हैं, बहुत गुस्सा आती है सब चीजें अगर सामने आती है तो। चलो बाबू, क्या है परासरण दाब? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ भैया चलो, किसी विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। चलो ये देखो, मैं आपके सामने बनाया, कुछ इधर बनाया तो कुछ इधर भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत है। क्या आदत है सर आपकी? मेरी आदत बड़ी अच्छी है, ठीक है। चलो इधर मैं लिख दे रहा हूं अधिक सांद्रता। कौन सांद्रता? अधिक सांद्रता। इधर मैं लिख दे रहा हूं निम्न सांद्रता। कौन सांद्रता? निम्न सांद्रता। ई है बाबू अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन झिल्ली? अर्धपारगम्य झिल्ली। चलो बाबू अब समझो बात को, हर एक बात को समझो। अब क्या है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से, ये रहा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः, देखो स्वतः अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या हो रहा है? स्वतः प्रवाह हो रहा है, तो इसे क्या नाम दे दिया गया? परासरण। क्या नाम दे दिया? परासरण। इसी में एक चीज और पूछ लेता है, प्रतिलोम परासरण का होता है। प्रतिलोम परासरण का होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। अब सर जी कैसे उल्टा होई? ला समझा उल्टा। उल्टा ये होगा कि किसी विलायक के कणों का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह का कहला देगा? प्रतिपरासरण कहला देगा। क्या कहला देगा? प्रतिपरासरण, रिवर्स ऑस्मोटिक। ठीक है ना। चलो और आगे समझता हूं। अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह बाहरी दाब, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये झिल्लिया पे, ये जो झिल्ली है भैया, इसी पर क्या किया जा रहा है? बाहर से दाब लगाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? दाब लगाया जा रहा है, ठीक है ना। वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, यही जो निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः क्या हो रहा है? स्वतः प्रवाह हो रहा है, इसी की क्रिया को रोक देता है, तो उसे क्या कह देते हैं? परासरण दाब कह देते हैं। सुन लो ध्यान से। अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह बाह्य दाब, लगाया गया वह बाह्य दाब मतलब बाहर से दाब, बाहर से कोनो दाब धेक लगा के ठेल दे, कहीं रुक जात बताई थी कैसे क्या कि हमा परासरण होत रही है, हम रोकब और लगाओ वो वही के नाम दे दे परासरण दाब। ये जो निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या हो रहा है? ये भैया स्वतः प्रवाह हो रहा था, वो रुक गया और उसे ही क्या नाम दे दिया गया? परासरण दाब। चलिए एक बार फिर पढ़ लो भैया। अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को क्या करे? रोक दे, उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। चलो आई होप बच्चों ये क्लियर हुआ होगा एकदम अच्छे से। आओ सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? आप लोग पढ़े हो आदर्श गैस समीकरण, पीबी बराबर एनआरटी। क्या पढ़े हो? पीबी बराबर एनआरटी। लेकिन यहाँ पर पीबी नहीं है, यहाँ पर पीबी नहीं है, यहाँ पर हमको पाई है। क्या है? पाई, क्योंकि परासरण दाब किससे डिनोट करते हैं? पाई से। किससे डिनोट करते हैं? पाई से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पाई बराबर एनआरटी, पाई बराबर एनआरटी। अब एन क्या है? 100 बार बताए। एन क्या है?
n है मोलों की संख्या, गिवन मास अपान मोलर मास, दिया गया भार बटे अणु भार। तो n की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो पहले पाई v बराबर लिख देंगे W बटे m इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अच्छा भैया चलो, अब जब ये है अगर पाई बराबर करेंगे तो W इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बटे वी हो जाएगा। हाँ सर जी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कैसे होई, हम पढ़ाओ तो ही ना, तो दिक्कत कैसे हो जाए। चला आगे समझाएगा। अगर और अच्छे चलेंगे, दिमाग थोड़ा और लगाएंगे, तो पाई बराबर इसका एक और होता है फार्मूला CRT, ठीक है ना। C जो है ये सांद्रता है, C जो है क्या है भैया, सांद्रता है। अब सांद्रता जो होती है, सांद्रता को कैसे डिनोट किया जाता है, अब सांद्रता को डिनोट करते हैं भैया हम किससे, W बाई बी से। अब W बाई बी क्या है, अब W बाई बी ना लें तो इसको हम ले लें क्या, N अपॉन बी। N जो है सॉरी भैया, N जो है क्या बताता है, मोलों की संख्या को दर्शाता है। चलो तो पाई बराबर बन जाएगा N बाई बी इंटू आर इंटू टी। और आगे चलेंगे तो पाई बराबर N अपान का होता है W बाई एम, तो ऊपर आई W इंटू आर इंटू टी बटे का हो जाए नीचे, नीचे का हो भैया, नीचे होगा M अपॉन V। वही चीज बार बार बन के आ रहा है आपके सामने, ई रहा आपका परासरण दाब का सूत्र, ठीक है ना। चलो सबको लिख लेते हैं, जहां पाई क्या है, पाई है परासरण दाब, जी सर समझ में आएगा। V क्या है, V है आयतन दिया होगा, ठीक है ना। अगर मीटर क्यूब दिया होगा या सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा तो लीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछता है भैया। और चलो देखो, स्मॉल W विलेय का भार दिया रहेगा या पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। R क्या है, R है गैस स्थिरांक या गैस नियतांक भी बोलते हैं बाबू, ठीक है ना। स्मॉल m क्या है, विलेय का अणु भार। इतनी बार लिखा दिए हैं ना कि अब हम क्या बताई, ठीक है ना। और क्या है, T का है, T है परम ताप, दिया रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, ठीक है ना, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। चलो अब हम लोग आ गए अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि वान हाफ गुणांक, ठीक है, बोलते हैं वान हाफ फैक्टर। वान हाफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल लिख के रख लेना, किससे न्यूमेरिकल पूछेगा, सबसे लास्ट टॉपिक है लेकिन पूछेगा आपसे जरूर, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है कि भैया जो वान हाफ गुणांक होता है क्या बोलते हैं, अणुसंघ गुणधर्म के प्रायोगिक मान, वही जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे कहते हैं अणुसंघ गुणधर्म। तो वही कह रहा है कि अणुसंघ गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। चलो वान हाफ गुणांक को लिख लेते हैं, वान हाफ गुणांक, वान हाफ गुणांक बराबर क्या लिखेंगे भैया, प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान जो मान प्रयोग करके निकाला गया हो, और बटे सामान्य मान। अब लो भैया, सामान्य मान को क्या बोल देते हैं, वान हाफ गुणांक। इसे डिनोट करते हैं आई से, किसे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है ना। I माइनस वन अपॉन N माइनस वन, एक सूत्र होता भैया, ठीक है ना। N का मान कणों की संख्या दी रहेगी, वहां पर कणों की संख्या दी रहेगी, ठीक है ना। तो वान हाफ गुणांक का होता है भैया प्रायोगिक मान और बटे सामान्य मान, और वान हाफ गुणांक को I से प्रदर्शित करते हैं तो I बराबर हो जी I माइनस वन अपॉन N माइनस वन, ठीक है ना। क्या होता है भैया, अणुसंघ गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। अब भैया वान हाफ गुणांक जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि क्वथनांक में उन्नयन का बताओ, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या पढ़े हो, डेल्टा TB बराबर पढ़े हो KB इंटू एम, तो भैया यही लगा दिया आई, ठीक है ना। क्या लगा देंगे, आई। चारों लिख देता हूं, चारों के लिए पूछता है जितने अणुसंघ गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है भैया, चलो जल्दी समझ लो, एकदम लास्ट में हम लोग पहुंचे हैं। डेल्टा TB बराबर हो जाएगी I इंटू KB इंटू एम, ठीक है ना। किसके लिए हो गया ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन के लिए। अगर आपसे पूछ लिया हिमांक में अवनमन, तो भैया हो जी डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू एम, बाकी आप सब जानते हो बाबू, ठीक है ना। तीसरा अगर आपसे पूछ लिया, तीसरा अगर पूछेगा तो परासरण दाब का पूछेगा, पाई बराबर I इंटू क्या लगाते हो, वहां पर लिखते हो C इंटू आर इंटू टी। ये सब के लिए वान हाफ गुणांक के सूत्र हो गए, ठीक है ना। अगर आपसे लास्ट वाला पूछ लिया जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो हो जाए भैया
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू काई। अब काई ए या काई बी मतलब मोल प्रभाज ए या मोल प्रभाज बी, जिसकी हम बात करेंगे, सबको आई के साथ गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से भैया हमारा वांट हाफ गुणांक निकल के आया होगा। ठीक है ना। तो बच्चों आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त लगा होगा और अच्छे से विलियन चैप्टर का मैंने पूरी तरीके से एकदम से पोस्टमार्टम कर दिया है। जितनी भी बात थी, जितनी भी बात आपको पढ़ानी थी इस चैप्टर में, जो भी आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सब मैंने डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में मैंने पूरे थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। अब मैं जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हुआ दिखूंगा और हर एक न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे और हर एक न्यूमेरिकल का भी पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज का लेक्चर एकदम आपको बेहतर डिट्टो क्लियर हुआ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है भैया, पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा को क्या करिए, फॉलो करिए। टेलीग्राम पर जाइए और वहां पर आप फॉलो करिए, लिखिए कैरियर एकेडमी कुंडा और हमारा आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिस पर हम आपको क्या करेंगे, सारी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे मैथ्स की हो, या इवन जो भी क्लासेस आपकी चलती हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, सभी नोट्स आपको वहीं पर मिल जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में और नई एनर्जी और नए जोश के साथ। तब तक अपना प्यार आप लोग बनाए रखिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।